नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की सामान्य परिभाषाएं। इनसे संबंधित कई बार पेपरों में प्रश्न आते हैं, जैसे शब्दावली से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए पेपर में, परिभाषा से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए, अवतल दर्पण में फोकस किसे कहते हैं, ठीक है ना, त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस दूरी और त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स अपने को पढ़ने हैं, ठीक है ना, ध्रुव किसे कहते हैं, दूरियों का मापन वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो है और इसको अपने पढ़ लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो अवतल दर्पण और एक है हमारे पास से उत्तल दर्पण, ठीक है ना। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों दर्पणों से संबंधित है, किस तरीके से शब्दावली बनती है वो पढ़ना है। अवतल अर्थात जिसका धंसा हुआ तल दर्पण के रूप में काम करे, उत्तल अर्थात जिसका उथला तल, उभरा हुआ तल दर्पण के रूप में काम करे, वो उत्तल दर्पण होता है। जैसे दोनों ही डायग्राम अपने मेंशन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये है एक वक्र पृष्ठ, एक ये तल है, ठीक है ना, वक्र पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ मान लीजिए आप इसे, क्योंकि इसके एक और हम परावर्तक पॉलिश कर देते हैं। इस तरीके से मान लीजिए हमने एक तरफ परावर्तक पॉलिश कर दी। जैसे ही हमने इसकी एक तरफ परावर्तक पॉलिश की तो इसका एक ये धंसा हुआ पृष्ठ जो है वो एक परावर्तक पृष्ठ के रूप में काम करने लगता है। तो यह पार्ट एक दर्पण बन जाता है, क्योंकि इसका धंसा हुआ तल, अवतल का मतलब होता है धंसा हुआ तल, दर्पण है तो हम नाम दे देते हैं इसको अवतल दर्पण। ठीक ऐसे ही अगर हम यहाँ एक डायग्राम और तैयार कर लें इस तरीके से, और इसके धंसे हुए भाग पर हम पॉलिश कर दें, परावर्तक पॉलिश कर दें, तो क्योंकि इस भाग पर तो हमने पॉलिश कर दी, तो अब इसका कौन सा भाग दर्पण के रूप में काम करेगा, उथला भाग। अगर उथला तल दर्पण के रूप में काम करने लगे तो हम इसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो जी हमारे पास ये डायग्राम तो बन गया है ना। दर्पण में हमें दो चीजों का तो पता चल गया। अब हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे संबंधित शब्दावली से कुछ क्वेश्चन जो तैयार होते हैं वो कैसे बनते हैं, ये वाला पार्ट। तो देखिए, इसको आप कोई सा भी नाम दे दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूँ एम एन। एम एन एक परावर्तक पृष्ठ है, ठीक वैसे ही मैं इसको भी एम एन नाम दे देता हूँ। ये कोई नामकरण के लिए कोई रूल नहीं है कि भाई आप इसको एम एन ही नाम दो, हमने सुविधा अनुसार ये नाम दे दिया जो कि बुक में हमारे मेंशन किया हुआ है। तो जो नाम मैं दे रहा हूँ वो बीच में लिख भी रहा हूँ, ठीक है ना, एम एन। वास्तव में ये जो एम एन है ये क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ है, जो दोनों ही दर्पणों का परावर्तक पृष्ठ होता है, ठीक है ना। अगर इस परावर्तक पृष्ठ का हम मध्य बिंदु चेक करें तो लगभग यहाँ होता है, और इस मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, पी फोर पोल। पी फोर पोल, और पोल का मतलब होता है दर्पण का ध्रुव। पोल का मतलब होता है दर्पण का ध्रुव। दूरियों का मापन इसी ध्रुव से किया जाता है। दर्पण की जितनी भी दूरियां होती हैं उन सभी दूरियों का मापन जो है वो इसी ध्रुव से किया जाता है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि दर्पण की समस्त दूरियों का मापन किस बिंदु से किया जाता है। तो कोई सा भी दर्पण हो, जैसे अवतल है या उत्तल दर्पण है, दूरियों का मापन हमेशा किस जगह से होता है, दर्पण के ध्रुव से होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ लेंगे कि दूरियां जो है वो किस जगह से मापी जाती हैं, है ना, किस तरफ धनात्मक किस तरफ ऋणात्मक, ये सारी चीजें हम लोग इसमें मेंशन कर लेंगे। अब देखिए, अगर मैं इसे खोखले गोले का भाग मानूं, क्योंकि ये खोखला गोला है, ठीक है, ऐसे ये भी एक खोखला गोला है। यदि इसको मैं खोखले गोले का भाग मानूं तो इस खोखला गोला अर्थात वृत्त के बीच में एक सेंटर बनेगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये सेंटर मान लिया, ठीक है ना, ठीक वैसे ही इधर भी एक सेंटर बनेगा। जैसे सपोज करो मैं इसे सेंटर मान लेता हूँ, तो क्योंकि इसे हमने सेंटर माना तो इसे हम सी नाम देंगे, सी फॉर सेंटर। तो सी फॉर कर्व सेंटर अर्थात वक्रता केंद्र। यदि इसे खोखले गोले का भाग माने तो इसे हम वक्रता केंद्र
अर्थात कर्व सेंटर नाम देते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र हम इसको नाम दे देते हैं। अब एक पार्ट और अपने इसमें तैयार करते हैं, वो क्या है देखिए। हाँ, बिल्कुल एक सिंपल तरीके से हम इस बात को समझ लेते हैं। वक्रता केंद्र व दर्पण के ध्रुव को स्पर्श करती हुई सीधी सरल रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को स्पर्श करती हुई सीधी सरल रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। और इस मुख्य अक्ष को हम नाम भी दे देते हैं। ठीक है ना, कोई सा भी नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस मुख्य अक्ष को नाम देता हूँ एक्स और एक्स डैश। एक्स अक्ष की तरफ की दूरियां धनात्मक ली जाती हैं, जबकि एक्स डैश अक्ष की तरफ की दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी एक रूल है इसमें कि किस तरफ की दूरियां धनात्मक और किस तरफ की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। इस बात को हम ग्राफ के तरीके से समझ सकते हैं। जैसे ग्राफ में होता है ना, एक्स अक्ष की दूरियां धनात्मक, एक्स डैश अक्ष की दूरियां ऋणात्मक, वहीं वाई अक्ष की दूरियां धनात्मक और वाई डैश अक्ष की दूरियां ऋणात्मक। तो इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी उसी तरह बात करेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर भी तो एक अक्ष बनेगा ना तो ठीक वैसे ही जैसे वहाँ था, यहाँ पर भी हम उसी तरीके से एक मेन एक्सिस या मुख्य अक्ष जो है उसको तैयार कर देंगे। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम, एक रेखा खींच देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए मैंने एक रेखा खींच दी और यहाँ इस जगह पर क्योंकि मैंने सेंटर बनाया था तो मैं यहीं वो सेंटर फिर से तैयार कर देता हूँ। वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को स्पर्श करती हुई सीधी सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है एक्स। और इधर फिर से हम किसकी बात करेंगे? एक्स डैश की। अब इधर दूरियां ऋणात्मक और इधर की दूरियां धनात्मक, जैसा कि हम पढ़ पा रहे हैं। ठीक वैसे ही हम इसको आगे मेंटेन करते चलेंगे। अब देखिए दूरियों का मापन किस तरफ से होता है? ध्रुव से होता है। अब उत्तल दर्पण में जो दूरियां हैं वो ध्रुव से एक्स अक्ष की तरफ मापेंगे, अपने इधर की दूरियां मापेंगे। वो जैसे अभी वक्रता केंद्र की दूरी मापेंगे अपने ध्रुव से, तो वो क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। वहीं अगर अवतल दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी लेंगे तो वो क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। डायग्राम से हमें पता चल रहा है। वही चीज है, मैं अगले पेज पर इसको भी समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। ठीक है ना, ये अभी निकट जितने भी भर्तियां हैं, प्रकाश टॉपिक सबके सिलेबस में आता है, तो ये हर जगह पर जो है मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका जो है अपनी अदा करेगा। ठीक है ना, तो अब एक डेफिनेशन अपने इस जगह पर लागू करते हैं। डेफिनेशन क्या है सुने गौर से। जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण में यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो, ठीक है ना, यदि प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में, किसी भी दर्पण में यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, ठीक है ना, जिस बिंदु पर वह काटती है वो बिंदु, ठीक है ध्यान देना, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु उस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। जैसे इस जगह पर हम लोगों ने ऐसे एक रेखा खींच दी, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और जिस बिंदु पर काटा, मान लीजिए बिंदु है वो जहां पर काटा, उसको हम बोलते हैं मेन फोकस अर्थात मुख्य फोकस। तो अगर मैं F लिखता हूं तो F का मतलब हो गया फोकस। ठीक वैसे ही अब इसी रूल को अपने यहाँ पर भी पढ़ेंगे। सेम तरीका है रूल का, है ना। यदि प्रकाश की किरण, ठीक है ना, अवतल दर्पण में यदि वो मुख्य अक्ष से समांतर है तो जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु फोकस कहलाता है। ठीक वैसे ही उत्तल दर्पण में भी वैसे ही काम करना है इसने, तो चाहे दर्पण अवतल हो चाहे दर्पण उत्तल हो, दोनों में समान रूप से ये रूल है। यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो परावर्तन के पश्चात, अब उत्तल दर्पण का सिस्टम पता है क्या है? वो क्या करता है एक सेकंड, वो क्या करता है, प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर केंद्रित नहीं करता, बल्कि प्रकाश की किरण को अपसारित करने का काम करता है। उसका रूल ये है कि अपसारित करना है, ठीक है ना।
तो ये उसके अनुसार है, ठीक है ना। हाँ, अब देखो सिस्टम क्या कह रहा है कि यदि प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो परावर्तन के पश्चात, तो ध्यान देना, परावर्तन के पश्चात जैसे मान लो परावर्तित हो गई वो, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये डायग्राम बन गया। ये देखो आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, लेकिन हमें लग रहा है शायद वो इस बिंदु से आ रही है, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को भी हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो हमें एक और डेफिनेशन प्राप्त हुई। फोकस वास्तविक होता है अवतल दर्पण में, जबकि फोकस आभासी होता है किसमें, उत्तल दर्पण में। यही कारण है कि अवतल दर्पण क्या करता है, वास्तविक प्रतिबिंबों का निर्माण करता है, और उत्तल दर्पण क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ये वास्तविकता यही है इसकी कि उत्तल दर्पण क्योंकि आभासी फोकस है तो प्रतिबिंब भी आभासी ही तैयार करता है, जबकि यहाँ पर वास्तविक फोकस है, वास्तव में ये यहाँ से गुजरती है, रियल में इस बिंदु पर ये काटती है, तो इसका मतलब अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंबों का निर्माण करता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। अब जैसे कुछ चीज़ें इसमें हम और ऐड करते हैं और इसे आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि फोकस हमने बना लिया कि अवतल दर्पण में, है ना, समांतर आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु फोकस है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वो फोकस है। अब इसको डेफिनेशन के रूप में अपने लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है अवतल दर्पण में, वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, वह बिंदु भी मुख्य फोकस कहलाता है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे अर्थात आभासी होता है, जबकि अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के आगे यानी कि वास्तविक होता है। अब हम एक पेज ऐड करते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पर अपने और तैयार करते हैं, वो है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकल लेंथ जिसको अपने कह सकते हैं। अब फोकस दूरी नाम से पता चल रहा है, हमने पिछली पेज पर भी बात की थी कि दूरियों का मापन कहाँ से होता है, ध्रुव से। अब दूरी ध्रुव से मापी जाएगी, यहाँ पी से कहाँ की दूरी, फोकस के बीच की दूरी। अब पी से एफ के बीच की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी हो जाएगी ना। तो डेफिनेशन में श्योर होगी बात, ये फोकस दूरी क्या है, दर्पण के ध्रुव पी यानी कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। अब लगे हाथ अपने एक छोटा सा काम भी कर लेते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एक्स डैश अक्ष की तरफ अर्थात ऋणात्मक ली जाएगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब करते हैं ना अपने, तो ये ऋणात्मक लेनी पड़ती है। वहीं उत्तल दर्पण की बात करें तो फोकस दूरी क्योंकि एक्स अक्ष की तरफ है तो धनात्मक ली जाती है, तो धनात्मक ले लेंगे अपने, समझ रहे हो ना। तो वही चीज मैं लिख देता हूँ अवतल दर्पण में, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से शो करते हैं, ध्यान दीजिएगा ना, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से शो करते हैं जबकि फोकस को कैपिटल एफ से शो करते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि स्मॉल एफ ऋणात्मक ली जाती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें तो वो क्या ली जाती है, धनात्मक ली जाती है। रूल आपको कंफर्म है, क्यों धनात्मक ली जाती है, क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस ये पी से एफ के बीच की दूरी एक्स एक्स की तरफ है अर्थात धनात्मक ली जाएगी, वो चीज। ठीक है ना। अब एक और नई डेफिनेशन हमारे पास प्राप्त होती है, वो है त्रिज्या, दर्पण की त्रिज्या। ठीक है ना, त्रिज्या जिसको इंग्लिश में अपने बोलते हैं रेडियस, और यही कारण है कि त्रिज्या के लिए हम जो सिंबल लिए हैं वो लिए हैं आर। ठीक है ना। यदि हम इस वक्र पृष्ठ को खोखला गोला मान ले, ऐसे यदि हम इस वक्र पृष्ठ को खोखला गोला मान लें तो इस खोखले गोले का केंद्र केंद्र होगा, और अगर ये वृत्त बन गया तो वृत्त में क्या होता है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी ही तो त्रिज्या होती है, तो P से C के बीच की दूरी क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी। तो मैं वही लिखूंगा, दर्पण के
ध्रुव यानी कि P अर्थात पोल से वक्रता केंद्र कर्व सेंटर, वक्रता केंद्र अर्थात कर्व सेंटर C के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है ना। अब वही बात अपने फिर से लिखेंगे, अवतल दर्पण की त्रिज्या, अवतल दर्पण की अगर हम त्रिज्या की बात करेंगे तो वो त्रिज्या क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे ना, नेगेटिव लेंगे, ऋणात्मक वैल्यू होगी क्योंकि वो एक्स डैश एक्स की तरफ है। जबकि उत्तल दर्पण की अगर हम त्रिज्या की बात करें तो वो क्या लेंगे अपने, धनात्मक लेंगे ना, क्योंकि वो एक्स अक्ष की तरफ होगी। पिछला पेज फिर से चेक कर लो, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी त्रिज्या है और वो एक्स डैश अक्ष की तरफ है, इसलिए हम उसे धनात्मक लेंगे। पी से सी के बीच की दूरी त्रिज्या, जबकि पी से एफ के बीच की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ हो जाएगी। ठीक है ना। ऐसे ही आप यहाँ पर भी बना लेंगे, लेकिन डायग्राम थोड़ा बिगड़ जाएगा, अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए मैं उसको इधर नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। आप देखो, पी से एफ के बीच की दूरी फोकस दूरी और इससे दुगुनी दूरी पर त्रिज्या है, डायग्राम से चेक कर लो। पी से एफ के बीच की दूरी फोकस दूरी और इससे डबल दूरी पर क्या है, सेंटर है अर्थात त्रिज्या है। तो अगर हम दोनों के बीच के संबंध की बात करें, ठीक है ना, दोनों को संबंध की बात करें, आर व एफ में संबंध क्या है, तो हमने देखा कि जो त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, डबल होती है, जबकि फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये लो जी, ये दो फॉर्मूले हमारे पास प्राप्त हो गए, त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है और फोकस दूरी त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। दो फॉर्मूले हमारे पास बनकर सामने आ गए। तो इस तरीके से अपने इन दोनों फॉर्मूलों को मेंटेन करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ भी बन गया, त्रिज्या यानी कि रेडियस भी बन गया, और इस तरीके से हम इस प्रश्न को हैंडल कर सकते हैं। अब अगर दोनों ही प्रकार के दर्पणों में कोई क्वेश्चन हमारे सामने बनकर आ जाए तो हम आराम से इसको मेजरमेंट कर सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या बताओ 10 सेंटीमीटर कर दो। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या बताओ 20 सेंटीमीटर कर दो। एक उत्तल दर्पण की त्रिज्या जो है 15 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी बताओ 7.5 सेंटीमीटर कर दो। ठीक है ना। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आते हैं तो इस तरीके से नहीं आते हैं, वो अलग फॉर्मेशन में आते हैं। मैंने कोर्स के अंदर उसको बनाया है और उसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने हैंडल किए हैं। मैं आपके लिए भी एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिससे अपने को पता चल सके कि अगर दर्पण से कहीं पर भी इस तरीके के दर्पण सूत्र से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उस क्वेश्चन को मैं हैंडल कैसे करना चाहिए। फिलहाल मैंने आपके लिए कुछ परिभाषाएं तैयार की थी, ठीक है ना। तो जो परिभाषाएं थी वो आपने समझ लिया होगा। ये हो गया अपना प्रवर्तक पृष्ठ, ये हो गया अपना ध्रुव, ये हो गया अपना फोकस, पी से एफ के बीच की दूरी फोकस दूरी, जबकि इसके सेंटर के बीच की दूरी त्रिज्या। ठीक है ना। फोकस क्या है, यदि प्रकाश की किरण समांतर आपतित हो तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है अवतल दर्पण में वह फोकस, या समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में तो उसे हम फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण का फोकस वास्तव में है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस आभासी। ये दर्पण की क्या होती है, मोस्टली मोटी मोटी डेफिनेशंस होती हैं और हम इसी तरीके से इन परिभाषाओं को नोट किया करते हैं। अच्छा, मुख्य अक्ष क्या है, पी सी को स्पर्श करती हुई सीधी सरल रेखा मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष में क्या होता है कि ऊंचाई जो होती है ना, अब देखो मुख्य अक्ष में क्या होता है, ऊंचाई मापन किया जाता है। मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ ऊंचाई और नीचे की तरफ ऊंचाई। ऊपर की तरफ ऊंचाइयां जो होती है वो धनात्मक ली जाती हैं, जबकि नीचे की तरफ ऊंचाइयां जो होती है वो क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, ये नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी का रूल होता है। ठीक है ना, इसी तरीके से हम उस चीज को पढ़ा करते हैं। ठीक, अब जितने भी मैंने डेफिनेशंस आपके सामने बोले अगर हम उनको लिखें तो कैसे लिखेंगे, परिभाषाएं अगर देखेंगे तो एम एन क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, जहां से प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है, अर्थात ये दर्पण का पृष्ठ है, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है। अब दर्पण ही तो परावर्तक पृष्ठ होता है, यानी कि दर्पण है ये तो। अगर हम बात करें पी फोर पोल की अर्थात ध्रुव की, तो वो क्या है, परावर्तक पृष्ठ का, परावर्तक पृष्ठ का केंद्रीय बिंदु, परावर्तक पृष्ठ का केंद्रीय बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है।
दूरियों का मापन ध्रुव से किया जाता है। दूरियों का मापन ध्रुव से किया जाता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम ओरिएंटेड लाइन है, मैं आपको बता दूं। ठीक है ना। फिर देखो हमने बात की वक्रता केंद्र की, सी फॉर सेंटर। वक्रता केंद्र तो वो क्या है, यदि इस परावर्तक पृष्ठ को खोखले गोले का भाग माने, ठीक है ना, तो उसका जो गोले का जो केंद्र होता है वो इसका केंद्र बनेगा, अर्थात वक्रता केंद्र बनेगा। यदि परावर्तक पृष्ठ को खोखले गोले का भाग मान ले, खोखले गोले का भाग मान लिया, गोला मान लिया यानी कि वृत्त मान लिया, खोखले गोले का भाग माने, खोखले गोले का भाग माने, तो गोले का, है ना, गोले का केंद्र बिंदु, गोले का केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ये होगी बेसिक डेफिनेशन, एकदम सिंपल परिभाषा हमने और तैयार कर दी। अब एक चीज और देखो, अब हमारे पास आता है एक और नया प्रश्न, वो है मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। मुख्य अक्ष जिससे हम एक्स एक्स डैश के नाम से शो करते हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस इसको अपने बोल सकते हैं। क्या है, दर्पण के ध्रुव अर्थात पोल व केंद्र अर्थात सी को स्पर्श करती हुई सीधी सरल रेखा, स्पर्श करती हुई सीधी सरल रेखा, इस स्पर्श करती हुई सीधी सरल रेखा को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष बोलते हैं, मेन एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। बहुत बेहतरीन लाइन से हमने लिखा था, जो हमने आगे पीछे समझा ना वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप प्रश्न नंबर 1 पर जाएंगे, जैसे यहाँ डायग्राम देखेंगे तो आप डायग्राम में यही चीज देख पा रहे हैं, ध्रुव व सी को स्पर्श करती हुई सीधी सरल रेखा, मुख्य अक्ष एक्स और एक्स डैश, एक्स अक्ष की दूरियां धनात्मक जबकि एक्स डैश अक्ष की दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है ना। अब एक चीज और देखो, दर्पण की ऊंचाइयों का मापन, दर्पण की ऊंचाइयों का मापन मुख्य अक्ष से किया जाता है, मुख्य अक्ष से किया जाता है। बिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, अपने पढ़ते हैं ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। तो ये जो ऊंचाइयों का मापन होता है वो कहाँ से किया जाता है, मुख्य अक्ष से तो किया जाता है। वहीं अगर अपने बात करें दूरियों के मापन की, तो दूरियों का मापन कहाँ से होता है, ध्रुव से। तो दूरियां ध्रुव से मापी जाती है जबकि ऊंचाइयां मुख्य अक्ष से मापी जाती है। ठीक है, ये डेफिनेशन हमारे पास बन गई। अब एक डेफिनेशन जो कि किसकी है, फोकस की है। मुख्य फोकस बोल सकते हैं या फिर इसे सिर्फ फोकस भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, मुख्य रूप से परिभाषा यही है। एलडीसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो किस बिंदु से परावर्तित होती है, तो हम बोलेंगे मुख्य फोकस से परावर्तित होती है, या जिस बिंदु से परावर्तित होती है उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। ठीक है, तो फोकस क्या है वास्तव में, इस चीज को देखो। ठीक है ना। मुख्य अक्ष के समांतर हमने लिखा तो है, वैसे समझ तो लिया, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित पर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण यदि परावर्तन के पश्चात, यदि नहीं, वास्तव में काटती है, यदि क्या है ना, यदि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, अब ऐसा किसमें है, अवतल दर्पण में है। ये घटना तो अवतल दर्पण की है, ये बात तो अवतल दर्पण में होती है, काटती है, या मुख्य अक्ष के, या मुख्य अक्ष के
जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अब ये प्रतीत होने की घटना किस में है? उत्तल दर्पण में है, हमने पढ़ा। प्रतीत होती है, हमने डायग्राम देखा था। प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है भाई। तो ये डेफिनेशन, वे डेफिनेशन कहाँ से बनी? देखो, इस डायग्राम से बनी। मैंने आपको समझाया था डायग्राम की डेफिनेशन। यदि प्रकाश की किरण परावर्तन मुख्य अक्ष से समांतर आपतित परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है, अवतल दर्पण में काटती है वास्तव में, तो उस बिंदु को अपने फोकस बोलते हैं। जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आभासी है, उसे अपने फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण का विशेष पॉइंट क्या है? देखो, इसका फोकस है वह वास्तविक है और दर्पण के आगे है। जो दर्पण के आगे होगा वही तो वास्तविक होगा, पीछे तो वास्तविक है ही नहीं कुछ। उत्तल दर्पण की बात करें तो इसका फोकस जो है वो क्या है? वो आभासी है। इसका फोकस आभासी है। क्यों आभासी है? क्योंकि वो दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए ये आभासी है, दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा है। और कैसा है? आभासी है। तो आप इस तरीके से इस बात को बेटर तरीके से समझ सकते हैं। दोनों परिभाषाओं को मैंने मेंटेन कर दिया है, ठीक है ना। ये देखो, हमने परिभाषा तैयार कर दी फोकस की। और फिर त्रिज्या, त्रिज्या क्या है? पी से एफ के बीच की दूरी, सॉरी पी से सी के बीच की दूरी मैंने लिखा। देखो, त्रिज्या क्या है? दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। और फोकस दूरी क्या है? पी से एफ के बीच की दूरी। ये दो और इन दोनों के बीच में संबंध तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये बिल्कुल भी कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने शायद परिभाषाओं को मेंटेन कर लिया है। और अब हमें कार्तीय चिन्ह परिपाटी को एक बार देखना है। आप लोग जब कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हो प्रकाश का, तो इसमें क्या होता है, ये जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है ना, ये काफी हेल्प करती है। और हमें ये भी आइडिया नहीं रहता कि उत्तल दर्पण में धनात्मक लूं कि ऋणात्मक लूं, यार ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आप दर्पण सूत्र पढ़ा करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं दर्पण सूत्र लिखता हूँ यहाँ, है ना, मिरर फॉर्मूला। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/स्मॉल। ये दर्पण सूत्र होता है, ठीक है ना। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/स्मॉल एफ, ये दर्पण सूत्र है अपना। अब इसमें जो v है, u है और f है, ये क्या चीजें हैं? u बराबर क्या है? ये u है, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। u क्या है? बिंब की दूरी। अब समस्या ये है कि जब अपने इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे किसी की फोकस दूरी दे दे और बिंब दूरी दे दे और प्रतिबिंब दूरी पूछ ले, तो हमें इस फॉर्मूले से ही उसको हल करना है। तो फिर हम किसको प्लस लें किसको माइनस लें, दिमाग में से निकल जाता है। तो बस उस चीज को समझना है, ठीक है ना। बिंब दूरी v क्या होती है? v होती है प्रतिबिंब दूरी। मैंने आपको बताया, ये जो दूरियां हैं वो ध्रुव से मापी जाती हैं। तो ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी, और ध्रुव से बिंब के बीच की दूरी बिंब दूरी। और स्मॉल एफ क्या है? फोकस दूरी। तो मैं किसकी फोकस दूरी धनात्मक लूं, किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक लूं, ये क्वेश्चन है हमारे पास। सही है ना, यही तो हमारे पास क्वेश्चन है। और किसकी ऊंचाई प्लस ले किसकी ऊंचाई माइनस ले, हमें कैसे पता चलेगा यार ये प्लस लेना था ये माइनस लेना था? आइडिया कैसे होगा? बस उस आइडिया को समझना है आप लोगों ने, ठीक है ना। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या कहती है? एक सिंपल ग्राफ में बना, ग्राफ वाला मैं रूल लागू कर रहा हूँ। बीच में ओरिजिन पॉइंट आ गया, एक्स अक्स आ गया, ठीक है ना। हमने बचपन में सीखा है छठी सातवीं क्लास में, एक्स अक्स आ गया, एक्स डैश अक्स आ गया, वाई अक्स आ गया और वाई डैश अक्स आ गया, वाई डैश अक्स आ गया। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एक्स अक्स की दूरियां धनात्मक, एक्स डैश अक्स की दूरियां ऋणात्मक, ठीक है ना। ये धनात्मक लेंगे और ये ऋणात्मक लेंगे। हाँ, वाई अक्स की दूरियां, सॉरी ऊंचाई प्लस लेंगे
और वाई डैश अक्ष की ऊंचाई क्या लेंगे, माइनस लेंगे। बस ये चीज है। अब देखो जब आप अवतल दर्पण की बात करते हो, यह अवतल दर्पण है, आपने डायग्राम देख लिया, डायग्राम देखते ही आपको पता चल गया अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका सेंटर है, इसका फोकस है। अब देखो आप दूरियां इधर इधर तो माप रहे हो सारी दूरियां, तो अवतल दर्पण की विशेषता क्या होती है, देखिए अवतल दर्पण की समस्या क्या है कि जब अवतल दर्पण लेंगे ना तो बिंब दूरी क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, फोकस दूरी क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, ठीक है ना। बिंब दूरी ऋणात्मक ले ली, फोकस दूरी ऋणात्मक ले ली, त्रिज्या भी क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। इवन इसकी लगभग स्थितियों में 6 स्थितियां बनती है, जिनमें से 5 स्थितियों में प्रतिबिंब दूरी भी ऋणात्मक ही ली जाती है, समझ रहे हो ना। तो ये हमने पता लगा लिया, बाकी हम प्रतिबिंब दूरी वगैरह वो सब पता लगा लेते हैं, वो क्वेश्चन उसी के लिए होते हैं वो सारे। वहीं अगर अपने उत्तल दर्पण की बात करें, मान लीजिए उत्तल दर्पण है, पॉलिश कर दें, ठीक है ना। ये बीचों बीच, हाँ इधर देखो, ये बीचों बीच कौन है, ध्रुव है, मुख्य अक्ष आ गया एक्स, एक्स डैश अक्ष आ गया, जैसे इधर भी एक्स और एक्स डैश अपने तैयार कर सकते थे, कोई नई बात नहीं बची अब अपने लिए। ये इधर सेंटर आ गया और ये बीच में कौन आ गया, फोकस आ गया। तो उत्तल दर्पण में क्या करेंगे, वस्तु को इधर पीछे थोड़ी रखेंगे दर्पण में, है ना। तो उत्तल दर्पण की समस्या क्या है, उसमें कैसे अपने इन दूरियों को लेंगे, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। उत्तल दर्पण में क्या होगा, वस्तु तो इधर ही रखेंगे ना, वस्तु दर्पण के पीछे रखेंगे तो प्रतिबिंब किसका बनाना है अपने को, वस्तु तो इधर रखनी है अपने को। तो वस्तु इधर रखेंगे तो बिंब दूरी जो है यू, यू है ना, याद रखना ये यू लिख रहा हूं मैं। बिंब दूरी जो है वो क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। आप देखो अवतल दर्पण की बिंब दूरी भी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की बिंब दूरी भी ऋणात्मक, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो क्या लेते हैं, धनात्मक। त्रिज्या भी जो है वो भी क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। ये होगी ना, सारी सेटिंग अपनी बन गई। प्रतिबिंब दूरी सदैव धनात्मक, सदैव धनात्मक, और ये भी सदैव स्थिति है, ठीक है ना। ये जो है ना बिंब दूरी ये सदैव ऋणात्मक ली जाती है, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी सदैव धनात्मक आती है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी मैंने लिखी नहीं, क्योंकि वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों स्थितियां उसमें बन सकती हैं। मैं लिख नहीं रहा उस पॉइंट को, क्योंकि वो दोनों तरफ चल सकता है, इसमें ऐसा नहीं है। कारण भी स्पष्ट है इनके, जब आप प्रतिबिंब बनाना सीखोगे, इसके कभी आपने पढ़ा भी होगा क्लासेस में, तो इस वजह से उसकी वजह आपको पता चल जाएगी। अब एक चीज और देखो, वस्तु जो होती है, यानी कि एच, एच फॉर हाइट, बिंब की ऊंचाई, एच है ना, ये बिंब की हाइट है। एच फॉर हाइट होता है ना, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई सदैव प्लस लेते हैं, सदैव प्लस लेते हैं, भले इधर हो भले उधर हो। यहाँ पर भी अगर एच की बात करें तो ये प्लस लेंगे, क्यों, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के इस अक्ष की तरफ जाएगी, मुख्य अक्ष के ऊपर ही तो रखेंगे वस्तु को यूं। तो वाई अक्ष की ऊंचाइयां क्या लेंगे अपने, धनात्मक लेंगे। अगर प्रतिबिंब सीधा बना तो हाइट धनात्मक, और उल्टा बना तो हाइट ऋणात्मक आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो है उसको भी मेंटेन कर सकते हैं। और कार्तीय चिन्ह परिपाटी अगर आपको समझ में आ जाती है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करने में हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है, और हम आरामदायक स्थिति में इस तरीके से प्रकाश से संबंधित, दर्पण सूत्र से संबंधित इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लगा कि हाँ आपके लिए कुछ प्रॉफिट है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन पेड कोर्सेज के साथ भी जुड़िएगा, क्योंकि हम लोग बहुत इजी तरीके से साइंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों के सामने, ताकि वो अपने मुख्य परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को आसानी पूर्वक हल कर सके। और अगर आपको ये लगे कि हाँ ये बात मेरे को 100% समझ में आई, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर हमें जो है जवाब दीजिएगा, ताकि हम लोग और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आते रहें, और इम्पोर्टेंट टॉपिक से आप लोगों को रूबरू करवाते रहें। ठीक है, आज बस इतना ही, क्योंकि मैंने आपको अवतल दर्पण की कुछ डेफिनेशंस और कार्तीय चिन्ह परिपाटी के 1-2 रूल समझाने थे, और दर्पण सूत्र में हम किसको प्लस और किसको माइनस लें, उसके ऊपर क्या रूल लागू करना है। बिल्कुल सिंपल और साधारण रूल था। अगर आपको डायग्राम क्लियर हैं ये वाले, तो आप किसी भी प्रकार की दूरी को प्लस और माइनस कब लेते हैं, क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, और कैसे उसको अप्लाई करते हैं, हर चीज़ आप आसानी पूर्वक समझ सकते हैं।
और इस दर्पण सूत्र से संबंधित जो भी कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप इस फॉर्मूले को रखकर और इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को रखकर कि आपको प्लस रखना है कि माइनस रखना है, किस तरीके से रखना है, कौन से दर्पण की बात हो रही है, तो आप आसानी पूर्वक इन फॉर्मूलों से आप उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू को माइनस रखना है, कौन सी वैल्यू को प्लस रखना है, किस दर्पण में, वो बात मैंने आपको कार्तीय त्रिपाठी के माध्यम से समझा दी है। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिख के भेज दीजिएगा। जैसे ही हम लोग उसको देखेंगे तो आपके लिए एक डाउट सॉल्यूशन की नई वीडियो अपलोड कर निश्चित रूप से आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें।